आज हम जिस सोर्स को देखने वाले हैं वो कल्केरिया फॉस्फोरिका के बारे में है, जिसे फॉस्फेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। जी। लेकिन ये कोई सूखी बोरिंग लिस्ट नहीं है। असल में ये एक खास तरह के इंसान का एक खाका खींचता है। बिल्कुल, ये एक तरह से एक कैरेक्टर स्टडी है। हाँ, तो हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये सोर्स इस इंसान की तस्वीर बनाता कैसे है, मतलब उसके बचपन से लेकर उसकी भावनात्मक दुनिया तक। और हम लक्षणों को अलग अलग नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये सब मिलकर एक जीते जागते इंसान की कहानी कैसे कहते हैं। तो चलिए इस कैल्केरिया फॉस्फोरिका इंसान को परत दर परत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सोर्स इसकी एक बहुत ही खास पहचान बताता है। ये कौन लोग हैं? सोर्स के मुताबिक ये वो लोग हैं जो एनीमिक हैं। एनीमिक मतलब जिनमें खून की कमी है। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम एनीमिक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पीले फीके से चेहरे की तस्वीर आती है ना? हाँ बिल्कुल। पर ये सोर्स कहता है कि इन लोगों की रंगत सांवली होती है और बाल और आंखें काली होती हैं। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। है ना? मतलब खून की कमी तो है, पर वो चेहरे पर उस तरह दिखती नहीं। ये तो पहली ही परत में पहेली जैसी बात हो गई। और इनके शरीर की बनावट। यहाँ एक और खास बात है, ये लोग मोटे नहीं होते। अच्छा। इसके बजाय ये दुबले पतले और अक्सर लंबे होते हैं। तो देखिए, तस्वीर की पहली आउटलाइन बन गई। सांवला रंग, काले बाल, खून की कमी और दुबला पतला शरीर। ये कोई आम प्रोफाइल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जब मैंने ये सोर्स पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान की कहानी उसके बचपन से ही शुरू हो जाती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तत्व की कहानी विकास के शुरुआती सालों की चुनौतियों से ही शुरू होती है। सोर्स खास तौर पर उन बच्चों की बात करता है जिन्हें दांत निकलने के वक्त बहुत दिक्कतें होती हैं, चाहे वो पहले दांत हो या दूसरे। किस तरह की दिक्कतें? मतलब दांत निकलने में दर्द तो आम बात है। यहाँ दर्द से ज्यादा पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे दस्त लगना, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनना, पेट फूलना। अच्छा। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, बल्कि एक पैटर्न बन जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स कुछ और भी गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा करता है, जो सिर्फ दांत निकलने की आम परेशानी से कहीं ज्यादा गहरी लगती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कुपोषण का एक बहुत साफ संकेत है। सोर्स में ऐसे बच्चों की बात है जो बिल्कुल सूखे हुए हैं, कुपोषित। मतलब उनमें जान ही नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं। वो शारीरिक तौर पर इतने कमजोर होते हैं कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते और चलना सीखने में बहुत देर लगा देते हैं। तो अगर हम इन सब लक्षणों को एक साथ देखें, दांत, हड्डियां, पाचन, तो क्या इसका मुख्य सार ये है कि शरीर को कच्चा माल तो मिल रहा है, पर वो उसे इस्तेमाल करना ही नहीं जानता? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कमी की नहीं, बल्कि शरीर की अक्षमता की कहानी है। हाँ, यही इसका मूल सार है। शरीर पोषक तत्वों को सोख नहीं पा रहा है और इसी वजह से पेट के बारे में एक बहुत खास बात कही गई है। क्या? कि उनका पेट धसा हुआ और ढीला ढाला होता है। ये सिर्फ दुबलेपन की निशानी नहीं है, बल्कि मांसपेशियों में ताकत की कमी को भी दिखाता है। सोर्स में एक लक्षण ऐसा भी है जो मुझे पढ़कर बहुत अजीब लगा, नाभि से जुड़ा हुआ। हाँ, और ये दिखाता है कि सोर्स कितनी बारीक डिटेल्स में जाता है। उसमें लिखा है कि शिशुओं की नाभि से खून जैसा पतला तरल पदार्थ रिसता रहता है। ये तो बहुत ही सटीक और दुर्लभ लक्षण है। जी, ये जरूर किसी गहरी ऑब्जर्वेशन से आया होगा। सही बात है। और क्योंकि इसका नाम ही फॉस्फेट ऑफ लाइम है, तो हड्डियों की बात तो जरूर होगी। हाँ, ये इसका केंद्रीय विषय है। हड्डियों के विकास के बारे में क्या बताया गया है? सोर्स सीधे सीधे रिकेट्स का जिक्र करता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। अच्छा। इसमें बताया गया है कि खोपड़ी की हड्डियां बहुत पतली और नाजुक हो जाती हैं, इतनी कि दबाने पर कागज की तरह आवाज करें। सिर की हड्डियों की बात हो रही है तो मुझे शिशुओं के तालू या फोंटेनेल का ख्याल आ रहा है। आमतौर पर वो समय के साथ भर जाते हैं। हाँ। क्या इस सोर्स में उसके बारे में कुछ खास बताया गया है? हाँ, और ये बहुत अजीब बात है। सोर्स कहता है कि या तो ये तालू और खोपड़ी के जोड़ बहुत लंबे समय तक खुले रहते हैं। अच्छा। या फिर एक और भी अजीब स्थिति होती है कि वो बंद होकर दोबारा खुल जाते हैं। क्या? बंद होकर दोबारा खुल जाते हैं? जी, आप सोचिए, ये हड्डियों के सामान्य विकास में कितनी बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। तो ये कमजोरी सिर्फ सिर तक ही नहीं, बल्कि पूरे ढांचे में। जी, ये कमजोरी पूरे शरीर में फैली हुई है। रीढ़ की हड्डी को भी इतना कमजोर बताया गया है कि उसमें टेढ़ेपन की प्रवृत्ति होती है। और खासतौर पर बाईं ओर। ये एक बहुत ही विशिष्ट अवलोकन है। बिल्कुल,
बाईं ओर ही क्यों, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये पैटर्न जरूर दर्ज किया गया है। और ये कमजोरी इतनी ज्यादा हो सकती है कि रीढ़ शरीर का वजन ही नहीं उठा पाती। इसी तरह गर्दन भी इतनी कमजोर होती है कि बच्चे अपना सिर नहीं संभाल पाते। तो ये एक ऐसे ढांचे की तस्वीर है जिसकी नींव ही कमजोर है। बिल्कुल। तो ये तो हुई बचपन की बात, जहां शरीर की नींव बन रही है। पर क्या होता है जब यही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, जब शरीर में वो तूफानी बदलाव आते हैं? सवाल बहुत अच्छा है। क्या ये कमजोरी कोई नया रूप ले लेती है? और सोर्स का जवाब भी देता है। ये सिर्फ बचपन की समस्या नहीं है, ये उन लड़कियों की कहानी कहता है जो यौवन के समय यानी प्यूबर्टी में बहुत तेजी से लंबी हो रही होती हैं। अच्छा, ग्रोथ स्पर्ट के दौरान? हाँ, ये ग्रोथ स्पर्ट शरीर पर, खासकर हड्डियों पर बहुत दबाव डालता है। सोर्स के मुताबिक ऐसी लड़कियों की हड्डियों में नरम होने या रीढ़ की हड्डी के झुकने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो बचपन का पातल ही एक नए रूप में सामने आ रहा है। शरीर तेजी से बड़ा तो हो रहा है, पर मजबूती उस रफ्तार से नहीं आ रही। बिल्कुल, और इस उम्र में खास तौर पर दिखने वाले कुछ और लक्षण भी हैं। जैसे? एनीमिक लड़कियों में मुहासों का जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ मुहासे नहीं है। इसके साथ सिर के ऊपरी हिस्से में दर्द और पेट में गैस वाली अपच की समस्या भी बताई गई है। ये फिर से दिखाता है कि त्वचा, सिर और पेट सब एक ही कहानी कह रहे हैं। और इस अपच के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताई गई है कि ये खाना खाने से बेहतर हो जाती है। ये तो अजीब है ना? आमतौर पर अपच खाने से बढ़ती है। हाँ। बिल्कुल, और यही इस सोर्स की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि लक्षण कितने खास और व्यक्तिगत हो सकते हैं। ये कोई आम अपच नहीं है, ये खास तरह की खालीपन वाली अपच है। अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो सब शारीरिक लक्षणों के बारे में है, लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ शरीर तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सोर्स इसके भावनात्मक या मानसिक पहलुओं पर भी कोई रोशनी डालता है? हाँ, और मेरे हिसाब से ये सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये सोर्स शारीरिक लक्षणों को भावनात्मक स्थितियों से बहुत साफ तौर पे जोड़ता है। अच्छा। ये बताता है कि ये उन बीमारियों में काम आ सकता है जो दुख, शोक या प्यार में मिली निराशा से पैदा होती है। मतलब मन पर लगी चोट का असर सीधे सीधे शरीर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। एक बात और है, अपनी तकलीफों के बारे में सोचने से उनका बढ़ जाना, ये बहुत दिलचस्प है। ये तो हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। हाँ। क्या सोर्स ये बताता है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चीज है या इसका कोई शारीरिक आधार भी है? ये बहुत गहरा सवाल है। सोर्स सीधे तौर पर नर्वस सिस्टम की बात नहीं करता, लेकिन इशारा उसी तरफ है। जब आप अपनी तकलीफ के बारे में सोचते हैं और वो बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान उस दर्द को और तेज कर रहा है। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, मानसिक और शारीरिक अतिसंवेदनशीलता है। और इसी से जुड़ी एक और बात का जिक्र है, अनैच्छिक रूप से आहें भरना। जी, ये दबे हुए दुख या तनाव का एक शारीरिक संकेत हो सकता है। जब इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, तो शरीर आहें भरकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। सही बात है। सच कहूं तो ये सिर्फ इस सोर्स की बात नहीं है, ये इंसानी फितरत का एक गहरा सच है, जिसे यहाँ एक लक्षण के तौर पर दर्ज किया गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये तत्व सिर्फ विकास के सालों में ही काम का है, या वयस्कों के लिए भी इसमें कुछ है? नहीं, ये कहानी आगे भी चलती है। वयस्कों के लिए भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या, टूटी हड्डियों का न जुड़ना। अच्छा। सोर्स कहता है कि ये कैलस के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी वो नया टिश्यू जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए बनता है। ये फिर से हड्डियों की कमजोरी वाली मूल थीम से जुड़ जाता है। और मौसम का भी इस पर कोई असर होता है? हाँ, और यहाँ एक बहुत ही साफ पैटर्न है। ठंडे मौसम का गठिया यानी जोड़ों का दर्द जो ठंड में बढ़ जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वसंत में ठीक हो जाता है और पतझड़ में लौट आता है। बिल्कुल, ये एक वार्षिक चक्र की तरह है जो दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने माहौल से कितना जुड़ा हुआ है। सोर्स में एक नाम मुझे बहुत मजेदार लगा, स्कूल गर्ल्स हेडेक। हाँ, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। ये स्कूल जाने वाली लड़कियों में होने वाला सिर दर्द है, जिसके साथ दस्त भी हो सकते हैं। ये शायद पढ़ाई के तनाव से जुड़ा हो सकता है, या लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर पढ़ने से। हाँ, यह फिर से दिखाता है कि कैसे मानसिक तनाव और शारीरिक लक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोर्स में एक और बहुत ही अजीब लक्षण का जिक्र है, फिस्टुला और छाती के लक्षणों का बारी बारी से होना। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये वाकई बहुत अजीब है। फिस्टुला इन एनो एक जटिल शारीरिक समस्या है। और सोर्स कहता है कि ये छाती के लक्षणों जैसे खांसी के साथ बारी बारी से होता है।
एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब शरीर में कोई एक गहरी समस्या है जो अपना रूप बदल रही है। जैसे एक गुब्बारे को एक जगह से दबाओ तो वो दूसरी जगह से उभर आता है। आपका उदाहरण एकदम सही है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये दिखाता है कि बीमारी कोई एक स्थानीय चीज नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में एक गड़बड़ी है, जो कभी एक रूप में दिखती है तो कभी दूसरे। बिल्कुल। शरीर उसे एक जगह से ठीक करता है तो वो दूसरी जगह से बाहर निकल आती है। इसके अलावा शरीर के तापमान को लेकर भी कुछ कहा गया है? जी, शरीर में अपनी गर्मी पैदा करने की क्षमता की कमी। ऐसे लोगों को ठंडा पसीना आता है और उनका शरीर आमतौर पर ठंडा रहता है, जो कमजोर मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा की कमी का साफ संकेत है। हाँ। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि समस्याएं क्या क्या हैं। अब सोर्स ये भी बताता है कि किन चीजों से ये समस्याएं बिगड़ती हैं और किन से आराम मिलता है। बिल्कुल। और ये हमें उस व्यक्ति की संवेदनशीलता के बारे में बताता है। सोर्स के मुताबिक समस्याएं नम, ठंडे और बदलते मौसम में बढ़ती हैं। हाँ। खास तौर पर पूर्वी हवाओं और पिघलती बर्फ का जिक्र किया गया है। एक मिनट, पिघलती बर्फ, ये तो कमाल की डिटेल है ना? मतलब सिर्फ कड़ाके की ठंड नहीं, बल्कि मौसम के बदलने का वो खास पल जब ठंड नमी में बदल रही होती है। ये तो किसी कवि के अवलोकन जैसा लगता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये दिखाता है कि लिखने वाले ने कितनी गहराई से प्रकृति और इंसान के रिश्ते को देखा है। इसके अलावा मानसिक मेहनत से भी ये समस्याएं बिगड़ सकती हैं, जैसा हमने स्कूल गर्ल्स हेडेक में देखा। और आराम किन चीजों से मिलता है, इसका भी एक साफ पैटर्न होना चाहिए। हाँ, और ये बिगड़ने वाले कारकों का ठीक उल्टा है। मतलब गर्मी और सूखापन? बिल्कुल। आराम गर्मियों में और गर्म सूखी हवा में मिलता है। ये एक बहुत ही साफ विभाजन है। ठंड और नमी दुश्मन है, गर्मी और सूखापन दोस्त। आखिर में सोर्स कुछ तकनीकी जानकारी देता है दूसरे तत्वों के साथ इसके संबंधों के बारे में। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये पहली नजर में जटिल लग सकता है, पर ये बहुत काम का है। तो ये जो संबंध वाली बात है, क्या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक टीम के खिलाड़ियों की तरह है? कोई खेल शुरू करता है, कोई बीच पे मदद करता है। हाँ, ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। रूटा को इसका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया है। मतलब रूटा इसका एक बडी या साथी खिलाड़ी है। हाँ, जो इसके काम को पूरा कर सकता है या इसके बाद अच्छा काम कर सकता है। और समान यानी सिमिलर तत्वों का भी जिक्र है, जैसे कार्बो एनिमलिस या कैल्केरिया फ्लोरिका। इसका मतलब है कि इनके लक्षणों में कुछ समानताएं हो सकती हैं। जी, जैसे एक ही टीम के अलग अलग खिलाड़ी जिनकी खेलने की स्टाइल थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो। और इसकी तुलना सिलिका से भी की गई है। हाँ, लेकिन सोर्स एक बहुत ही बारीक फर्क बताता है। समझिए कि दो लोग हैं जो दुबले पतले और कमजोर हैं, पर एक को बहुत पसीना आता है, खासकर सिर पर। वो सिलिका जैसा है। और दूसरा ठंडा और सूखा रहता है। हाँ, वो इसके ज्यादा करीब है। ये दिखाता है कि सोर्स कितनी गहराई में जाकर फर्क करता है। और ये भी बताया गया है कि ये किन तत्वों से पहले या बाद में सबसे अच्छा काम करता है, जैसे कोई सीनियर खिलाड़ी हो जो मैदान तैयार करे। बिल्कुल। सोर्स के अनुसार ये आयोडीन, सोरेनम, सल्फर जैसे तत्वों से पहले या बाद में सबसे अच्छा काम करता है। ये वो सीनियर खिलाड़ी हैं जो शायद खेल की पिच को ठीक करते हैं ताकि ये अपना काम ठीक से कर सके। ये जानकारी असल में इलाज करने वालों के लिए एक रोड मैप की तरह है। बिल्कुल। तो आज हमने कैल्केरिया फास्फोरिका पर इस सोर्स का विश्लेषण किया। हमने देखा कि ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील इंसान की कहानी है। हाँ, उसकी शारीरिक बनावट से लेकर बचपन और किशोरावस्था की चुनौतियों, मौसम और भावनाओं के प्रति उसकी गहरी संवेदनशीलता, और यहाँ तक कि दूसरे तत्वों के साथ उसके जटिल संबंधों तक। बिल्कुल। ये सोर्स एक कहानी बताता है, एक ऐसे शरीर की कहानी जो विकास के लिए संघर्ष कर रहा है, जो बाहरी दुनिया के प्रति बहुत संवेदनशील है और जिसका मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह हड्डियों की कमजोरी को दुख से और मुहासों को मौसम से जोड़ता है। जी, ये एक बहुत ही एकीकृत होलिस्टिक नजरिया है ना। हाँ, और इससे एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। जब कोई सोर्स स्वास्थ्य को इस तरह से देखता है, जहां एक व्यक्ति को अलग अलग लक्षणों का जोड़ न मानकर एक पूरी कहानी के रूप में देखा जाता है, तो यह स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के हमारे अपने तरीके के बारे में क्या कहता है? क्या हम भी अपने शरीर और मन को इतनी गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते?